नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ 2 के इस नए वीडियो में। इसमें हम मैथ 2 की एक्टिविटी को 4.1 और 4.2 को कवर करेंगे। रेस्ट दो एक्टिविटी के लिए अलग से वीडियो मैं अपलोड करूंगा, वो आज रात में या कल कर पाऊंगा क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा टाइम की कमी है। तो मैं इसमें दो एक्टिविटी ही कवर करूंगा, 4.1 एंड 4.2 को। और उम्मीद करता हूं कि इसके पहले आपने थ्योरी वाला वीडियो देख लिया होगा। थ्योरी वाले वीडियो में मैंने बिल्कुल ही ईजी वे में समझाया है कि स्पैन क्या होता है, बेसिस क्या होता है, डायमेंशन और रैंक। ये चारों चीज़ें बहुत ही आसान शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश की है और बहुत ही शॉर्ट रखा है। वीडियो को 15 या 16 मिनट का है। आप चाहें तो 2x पे ही करके देख लीजिएगा, लेकिन ज़रूर उसे देख लीजिएगा। उसके बाद हम इसे करेंगे तो बहुत कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने थ्योरी वाला वीडियो देख लिया है। तो अब हम शुरू करते हैं एक्टिविटी 4. पहला क्वेश्चन कह रहा है चूज द सेट ऑफ करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्या है? इफ S इज ए स्पैनिंग सेट ऑफ द वेक्टर स्पेस V, देन S यूनियन V मस्ट बी ए स्पैनिंग सेट ऑफ V। जी हाँ, थ्योरी वाले वीडियो में मैंने आपको ब्लेड और फैन का एग्जांपल लेके समझाया था कि अगर उसमें एक ब्लेड ज़्यादा भी हो जाए तो भी वही एरिया कवर करेगा फैन का जो एक ब्लेड कर रहा है। तो यहाँ पे भी अगर उसमें एक वेक्टर एक्स्ट्रा भी हो जाए तो भी स्पैन करेगा ही। तो ये ऑप्शन सही होता है। ये ऑप्शन सही होता है। सेकंड कह रहा है स्पैन ऑफ एन एम्प्टी सेट इज जीरो वेक्टर स्पेस। हाँ, एम्प्टी सेट है तो जीरो वेक्टर स्पेस होगा। इस सर ने लेक्चर 1 में कवर किया था, आपने देखा होगा तो याद होगा। सही है, एम्प्टी सेट का जीरो वेक्टर स्पेस है। तो S इज ए स्पैनिंग सेट ऑफ द वेक्टर स्पेस V, देन S माइनस V। S में से अगर हम V को हटा दें देन मस्ट बी ए स्पैनिंग सेट ऑफ V। गलत बात है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। तो मस्ट भी लगा हुआ है तो ये ऑप्शन गलत होता है। If S is a spanning set of vector space V, then S union V may not be spanning set of V। ऐसी कोई शंका ही नहीं है। अगर उसमें S अगर है स्पैनिंग सेट तो उसमें कोई वेक्टर आप मिलाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी होगा। तो ये ऑप्शन मे मस्ट मे नॉट भी कह रहा है तो ये गलत हो जाता है। गलत है, होगा ही होगा वो। हम्म, होगा वो स्पैनिंग सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट एस बी द सेट ऑफ मैट्रिसेस वेयर एस जो है ये मैट्रिसेस हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि स्पैन एस इज द वेक्टर स्पेस कंसिस्टिंग ऑफ ओनली लोअर ट्राइंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2। क्या लोअर ट्राइंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस को स्पैन कर रहा है? इसमें देख रहे हैं, इसमें 1 है यहाँ पे, सेकंड वाले मैट्रिक्स में 1 इधर है और थर्ड वाले में ये 1 इधर है। तो हम इससे जो भी इसका हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे अगर, तो हमें ऐसे मिलेगा लगभग 1 1 1 एंड 0। और 1 के जहाँ पर कोई भी स्केलर भी मिल सकता है हमें। तो ये तो अपर ट्राइंगुलर बना रहा है, तो कह रहा है कि ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, तो गलत है। S is the vector space consisting of only upper triangular square matrix order। हाँ भाई, अपर ट्राइंगुलर तो कवर कर रहा है ओनली, क्योंकि ये पॉइंट जो जीरो है यहाँ पे तो हमेशा जीरो रहेगा ही रहेगा और इन पॉइंट पे कुछ हो सकता है, तो ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स को कवर कर रहा है। ये ऑप्शन सही है। S is the vector space consisting of all the square matrices order to। all नहीं कर रहा है क्योंकि चौथा एलिमेंट जो यहाँ वाला है ए बी सी डी, अगर इसे सी बोले तो ये हमेशा जीरो है, तो ये ऑल मैट्रिक्स को नहीं कवर कर रहा है, ये गलत है। S is the vector space consisting of only scalar matrices order to। नहीं, स्केलर के लिए आपको डायगोनल वाला चाहिए था, इसमें एक एक्स्ट्रा 1 भी है, ये अपर ट्रायंगुलर कवर कर रहा है, तो एक स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, ओनली 1 सही है, ये वाला भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। S is a basis of R2, then what is the cardinality of S? अगर S हमारा बेसिस है R2 का तो कार्डिनलिटी क्या होगी? तो मैंने आपको बताया था कि जितना साइज होता है वेक्टर स्पेस का, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सेट उतने हो सकते हैं। यानी R2 है तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट 2 हो सकते हैं। तो इसकी जो बेसिस है, तो बेसिस में ही जो होता है वो कार्डिनलिटी ऑफ स्पैनिंग सेट होता है, तो इसके बेसिस में 2 एलिमेंट हो सकते हैं मैक्सिमम। करें एस इज द बेसिस ऑफ R2, देन व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ एस। तो बेसिस क्या होता है? कार्डिनलिटी ऑफ स्पैनिंग सेट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सेट। बेसिस के लिए 3 कंडीशन आपने देखा था ना, मैक्स इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मिनिमम स्पैनिंग होना चाहिए और
इंडिपेंडेंट एंड स्पैन द वेक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर रैंक की जो वेक्टर स्पेस साइज 2 है, तो इसमें बेसिस की जो कार्डिनलिटी होगी वो 2 होगी। ठीक है, ओके। अब कह रहा है एस हमारा ये है 1 2 एंड 1 3, देन एंड स्पैन एस जो है आर्क टू द पावर एन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो ये हम देख रहे हैं कि इसमें 2 वेक्टर हैं, और 2 वेक्टर डिपेंड तभी हो सकते हैं जब एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हो। यहाँ पर स्केलर मल्टीपल नहीं है, 1 और 2 है, यहाँ 1 और 3 है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेक्टर है। और 2 इंडिपेंडेंट वेक्टर मिल करके जो स्पैन करेंगे वो R2 को स्पैन कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो वेक्टर स्पेस की जो साइज होती है, जो इतने वेक्टर होते हैं स्पैन इंडिपेंडेंट वेक्टर होते हैं वही स्पैन करेंगे। 2 वेक्टर है तो R2 होगा, तो n की साइज 2 हो जाएगी, n इज इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि लेट S बी द सेट ऑफ मैट्रिसेस वेयर S जो है 1 0 0 है, ये 0 0 1 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। करेक्ट कितने हैं वो बताना है। स्पैन S इज द वेक्टर स्पेस। देखिए हम इसका जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो कैसा बनेगा, 1 0 एंड 0 और 1। तो इनमें जो इनके जो बेसिस है, यहाँ पे भी स्केलर से मल्टीपल कर सकते हैं, इसके यहाँ भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये जो एलिमेंट है वो डिफरेंट हो सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये जो एलिमेंट हैं दैट मे बी डिफर फ्रॉम ईच अदर। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 1 1 है तो दोनों जगह सेम सेम होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग बेसिस है। इसमें हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे बी से कर दिया, तो यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, लेकिन इन दोनों जगह पे हमेशा 0 ही रहेगा। तो इसको मद्देनजर रखते हुए देखते हैं क्या क्या सही हो सकता है। कह रहा एज द वेक्टर स्पेस कंसिस्टिंग ऑफ ओनली द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। नो, ओनली आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए 1 1 कंफर्म होना चाहिए। यहाँ पर हम 2 अलग अलग जो है इसके बेसिस हैं, तो हम इसमें हम ए से इसमें बी से मल्टीप्लाई करके अलग अलग निकाल सकते हैं। कह रहा है कंसिस्टिंग द ओनली डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2। हाँ ये बात सही है, डायगोनल मिलेंगे हमें, जो मिलेंगे इधर वाले तो सब 0 ही मिलेंगे, तो डायगोनल वाला पॉइंट सही है। फिर कह रहा है कंसिस्टिंग ऑल द स्क्वायर मैट्रिसेस, गलत भैया, 0 0 है इसमें, ऑल कहाँ से मिलेगा। फिर वेक्टर स्पेस कंसिस्टिंग ओनली स्केलर मैट्रिसेस। स्केलर मैट्रिसेस कहने का मतलब कि जो यहाँ पे है वही यहाँ पे होना चाहिए, ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग बेसिस, इसमें ए से इसमें बी मिल सकता है, तो स्केलर वाला भी गलत है, डायगोनल वाला पॉइंट सही है, एक स्टेटमेंट सही है। ओके, अगला क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर। ओके, चूज द सेट ऑफ करेक्ट ऑप्शन। ओके, द सेट दिस इज नॉट ए बेसिस ऑफ R3। ओके, R3 का बेसिस है कि नहीं, ये चेक करने के लिए ये तीनों वेक्टर का हमें मैट्रिक्स बना के रो एचेलॉन फॉर्म में करना पड़ेगा। ठीक है, तो करें, आओ कर लेते हैं। तो इसको लिख लो, ये है 1 1 -1, फिर है -1 1 एंड 1, फिर है 0 हाफ 0 0 हाफ एंड 0। तो हमें देखिए बहुत ही सिंपल है, इसको मैं देख के ही बता सकता हूँ, बट आपके लिए सॉल्व भी कर देता हूँ। पहले हम इसमें करेंगे R3 मल्टीप्लाई 2, R3 मल्टीप्लाई 2 कर दिया तो ये हमारा 1 हो गया। ठीक है, हो गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे R1 माइनस R3 एंड R2 माइनस R3। तो इसमें जब हम करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और इसमें से भी जब R3 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब हो गया। अब देखिए दोनों में रिवर्स ऑर्डर मिले हैं, तो हम कर देंगे अब R2 प्लस R1, R2 प्लस R1 करते ही यहाँ हमारा एक रो पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो हमें एक रो पूरा 0 मिल गया, और नॉन जीरो रो हमें मिले 2। तो हमें क्या पूछा जा रहा है कि क्या ये R3 को बेसिस है? नहीं, R3 की बेसिस के लिए हमें कम से कम 3 बेसिस चाहिए, तीनों लाइन में तीनों रो चाहिए। इसमें एक रो तो पूरा 0 हो गया, 2 ही रो हमें मिले नॉन जीरो, तो इज नॉट ए बेसिस ऑफ R3। हाँ बोला नॉट ए बेसिस ऑफ, तो पॉइंट सही है। R3 का बेसिस नहीं है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि 0 हाफ 0 0 1 -2 एंड 1 0 -2 एंड 1 0 -2 इज ए बेसिस ऑफ R3। देखिए R3 में जो मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट हो सकते हैं, बेसिस का मतलब मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट, वो 3 हो सकते हैं। इसमें 4 वेक्टर दे दिया है, तो बिना देखे सुने ये गलत हो गया। मैक्सिमम 3 ही हो सकते हैं बेसिस में, 4 नहीं होंगे। कह रहा द सेट दिस इज ए बेसिस ऑफ R3।
ओके, तो हमें देखना होगा -1 1 1 एंड 0 हाफ 0 एंड 0 1 -2, इसको हमें फिर से वो करना पड़ेगा, बेसिस ऑफ R3 है तो चेक करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं -1 1 1 -1 1 1, ठीक है। फिर है 0 हाफ 0 0 हाफ 0 एंड नेक्स्ट है 0 1 -2 0 1 -2। तो हम इस पे लगाएंगे रो रो क्या बोलते हैं, रो रिडक्शन लगाएंगे इस पे, रो एचेलॉन फॉर्म वाला। तो इसमें हम करेंगे R2 मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, पहले हम इसको 1 बना देते हैं। ओके, इसको हमने 1 बना दिया। अब हम क्या करेंगे कि R1 माइनस R2 एंड R3 माइनस R2, 3 में से R2 घटा दो, 1 में से R2 घटा दो, तो यहाँ हो जाएगा 0। ओके, और 3 में से घटाएंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 0। तो हम देख रहे हैं तीनों रो में हमें मिल गया समथिंग। फिर हम कर देंगे R2, अरे सॉरी, R3 डिवाइडेड -2, R3 डिवाइडेड -2 कर देंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। और यहाँ भी -1 से मल्टीप्लाई कर दो, R1 मल्टीप्लाई -1, तो ये 1 हो जाएगा, और ये माइनस, ये 1 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा। तो हमें तीनों रो में एक इसमें ऐड कर दो, R1 में R3 को ऐड कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हमें तीनों रो में एक लीडिंग एंट्री मिल गई। इसको पाइवोट एंट्री भी बोलते हैं, फर्स्ट लीडिंग एंट्री को पाइवोट एंट्री भी बोलते हैं। पाइवोट एंट्री मिल गई तीनों रो में, तो हमारे तीनों इंडिपेंडेंट वेक्टर हो गए। तो इस तरीके से ये R3 को स्पेन कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट सही हो गया, ये पॉइंट गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। कह रहा है कंसीडर ए सेट ऑफ वेक्टर्स, ओके, इन R2, चूज द सेट ऑफ करेक्ट ऑप्शन। द सेट 1 2 -1 2 एंड 3 1 इज ए बेसिस ऑफ R2। ऐसे ही गलत हो गया। बेसिस में मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट होना चाहिए, और R2 है तो R2 में मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट 2 हो सकते हैं, इसमें 3 लिख दिया है तो गलत। द सेट दिस इज ए बेसिस ऑफ R2, ये हमें चेक करना पड़ेगा। चेक करने के पहले हम ऐसे भी बता सकते हैं कि R2 में मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट 2 होंगे। ओके, हमारे पास 2 वेक्टर दिख रहे हैं। ओके, 2 वेक्टर डिपेंडेंट तभी हो सकते हैं जब वो स्केलर मल्टीपल हो। ओके, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि -1 2 है, 3 1 है, तो हमें किसी भी तरीके से एक का स्केलर मल्टीपल करके हम दूसरा नहीं निकाल सकते, एक माइनस एक प्लस, और यहाँ दोनों प्लस नहीं कर सकते। तो ये हमें देखने से ही लग रहा है कि ये दोनों वेक्टर इंडिपेंडेंट हैं, और जो 2 वेक्टर इंडिपेंडेंट मिल गए तो R2 को बेसिस हो गए, वो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट करा द सेट दिस इज ए बेसिस ऑफ R2। यस, ये भी बेसिस है R2 के। बेसिस बहुत सारे हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं होता है। कोई भी 2 वेक्टर जो स्पेन कर दे पूरे स्पेस को, बेसिस हो जाएगा। तो ये भी इंडिपेंडेंट है, देख लीजिए यहाँ दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव यानी इंडिपेंडेंट सेट हो गए। कोई भी स्केलर से हम नहीं निकाल सकते एक से दूसरे को, तो ये इंडिपेंडेंट हो गया। और 2 चाहिए हमें R2 में, तो हो गए, ये बेसिस हो गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, चूज द सेट ऑफ करेक्ट ऑप्शंस। ओके, पहला, इफ ए सबसेट S ऑफ R2 कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स देन S इज ए बेसिस ऑफ R2। देखिए, बेसिस में 2 एलिमेंट तो होंगे, लेकिन एक कंपलसरी नहीं कि 2 हैं तो वो बेसिस ही होगा, क्योंकि वो डिपेंडेंट भी तो हो सकते हैं। तो ये कह रहा है कि ओनली 2 एलिमेंट्स देन बेसिस हो जाएगा, तो ये कंडीशन गलत होती है भाई, उसके लिए इंडिपेंडेंट होना भी चाहिए। इफ ए सबसेट S ऑफ R3 कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट देन S कैन नेवर बी ए बेसिस ऑफ R3। हाँ भाई, R3 के लिए हमें कम से कम 3 चाहिए, मिनिमम स्पैनिंग सेट, मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट, ये हमें चाहिए, 3 चाहिए। तो 1 है तो वो नेवर बी बेसिस, सही है। इफ ए सबसेट S of R contains only one non-zero element then S is a basis of R। R का मतलब सिंगल नंबर, सिंगल नंबर में अगर एक ही एलिमेंट है वो इंडिपेंडेंट ही रहेगा और वो बेसिस होगा, सही है। इफ S1 एंड S2 आर 2 बेसिस ऑफ R3 देन S1 इज इक्वल टू S2। जरूरी नहीं है, बहुत सारे बेसिस होते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है लेट V बी द सब स्पेस ऑफ R3 डिफाइंड एज फॉलो। ओके, सब स्पेस है जो ऐसे डिफाइन किया गया है
इसमें एक्स वाई जेड है और एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस जेड है। ओके, एक्स बराबर वाई माइनस जेड है। चूज द सेट ऑफ करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। इज ए लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वी। देखिए पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये वी में है कि नहीं। वी में होने के लिए हमें चाहिए एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस जेड, तो फुलफिल कर रहा है। वाई माइनस जेड एक्स हो रहा है, वाई माइनस जेड एक्स हो रहा है, ठीक है, ये तो फुलफिल कर रहा है। अब कर रहा है चूज द सेट ऑफ करेक्ट ऑप्शन। हाँ ठीक है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्या ये दो वेक्टर इंडिपेंडेंट हैं? तो हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों वेक्टर किसी भी तरीके से स्केलर मल्टीपल नहीं है एक दूसरे के, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट हुए, ये ऑप्शन सही है। तीसरा कह रहा है दिस दिस दिस, तीन वेक्टर हैं, इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, पहले तो हम ये देखें कि इसको कंडीशन को वी वाला को फुल कर रहा है कि नहीं। एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस जेड है, एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस जेड, एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस जेड, एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस जेड, ये तो ठीक है, हो रहा है। ओके, अब क्या ये इंडिपेंडेंट है? तो इंडिपेंडेंट होने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा, या तो कुछ लॉजिक लगा लो या फिर मैट्रिक्स बना के निकाल लो उसका रो एचेलॉन फॉर्म। तो हम ये देखते हैं कि किसी को हम जीरो बना सकते हैं, किसी रो को। आइए हम इसको करके देख लेते हैं। ये 1 1 0 एंड 1 0 - 1, ओके, और है 0 1 1। इस पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं और हम कर देते हैं R1 माइनस R3, R1 माइनस R3 कर दो तो ये हो जाएगा 0, और ये जाएगा तो ये हो जाएगा -1। और यहाँ पे हमें R1 इज इक्वल टू R2 मिल गया, तो हम करेंगे R2 माइनस R1, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। और इस तरीके से यह जो है इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि एक रो पूरी 0 हो गई। तो इज ए लिनियरली इंडिपेंडेंट, गलत। फिर ये दो वेक्टर इज ए स्पैनिंग सेट ऑफ वी। अच्छा, वी के लिए स्पैनिंग सेट चाहिए, तो पहले देखें क्या हम देखेंगे कि पहले वी में है कि नहीं। एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस जेड है, वाई माइनस जेड है, वाई माइनस जेड है, ठीक है, ये कंडीशन सही हो गई। अब हम ये देखेंगे कि इसके स्पैनिंग सेट में कितने एलिमेंट चाहिए। देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड या जी कहिए, तीन फैक्टर हैं, और जिसमें कि एक्स जो है वो वाई और जेड पे डिपेंडेंट है, यानी कि दो वेरिएबल ही आपके फ्री वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसका जो स्पैनिंग सेट होगा उसमें दो ही एलिमेंट होंगे बेसिस में, उसकी कार्डिनलिटी दो होगी, क्योंकि हमें वाई और जेड निकालना है। एक्स तो हमारा वाई और जेड से आ जाएगा, तो हमें वाई और जेड के लिए ही एलिमेंट चाहिए, तो हमें बेसिस की जो कार्डिनलिटी होगी दो होगी, इसका डायमेंशन दो होगा, इसका रैंक दो होगा। तो यहाँ पर दो आए हैं वेक्टर, और पूछ रहा है स्पैनिंग सेट है कि नहीं है। इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। अब हम बस ये चेक करना है कि ये दोनों कहीं वो तो नहीं है, डिपेंडेंट तो नहीं है। तो उसके लिए हम देख लेंगे कि स्केलर मल्टीपल है कि नहीं है। स्केलर मल्टीपल नहीं है एक दूसरे के, तो यानी कि इंडिपेंडेंट है। तो इस पे इंडिपेंडेंट है और दो हमें चाहिए, तो दो ये करेंगे स्पैनिंग सेट भी, ठीक है। दो वेक्टर चाहिए, दो वेक्टर मिल गए, इंडिपेंडेंट मिल गए, मैक्सिमम इंडिपेंडेंट हो गए, मिनिमम स्पैनिंग हो गए, तो ये हो गया स्पैनिंग सेट। ये कह रहा है स्पैनिंग सेट, अब ये सही है तो ये गलत हो गया। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, V and W be a vector spaces which are defined as follows। ओके, V है एक्स वाई जिसमें y इज इक्वल टू एम एक्स है, वेयर m इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, एक्स वाई एम जो है रियल नंबर है, विद यूजुअल एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन R2। एंड W है एक्स वाई जिसमें x इज इक्वल टू 0 है, विद यूजुअल एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन R2। करेक्ट ऑप्शन बताना। कह रहा है द सेट 1 कामा m और 1/m, 1 इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इन V। ये इंडिपेंडेंट सेट है, तो इंडिपेंडेंट सेट का आने का मतलब हम ये डिपेंडेंट चेक करते हैं स्केलर मल्टीपल है कि नहीं। और 1 से हमें 1/m लाने के लिए क्या करना होगा, 1/m से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर हम 1/m से 1, m में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/m, m कैंसिल होकर 1 मिलेगा। तो हमें एक से स्केलर मल्टीपल दूसरा मिल गया, यानी कि दोनों डिपेंडेंट हुए ना कि इंडिपेंडेंट। गलत हो गया, स्केलर मल्टीपल है। फिर कहा दिस सेट इज ए स्पैनिंग सेट ऑफ V। ओके, तो V में हमारे दो एलिमेंट हैं एक्स और वाई, और y इज इक्वल टू एम एक्स है। तो पहले ये देख लें y इज इक्वल टू एम एक्स हो रहा है, m इंटू 1 हो रहा है, इसमें करेंगे m इंटू 1/m, ये 1 हो रहा है, ठीक है, ये तो है। तो ये स्पैनिंग सेट ऑफ V है, तो ये इंडिपेंडेंट है। तो हम देखेंगे इसमें 1/m से गुणा करें
तो 1/m, तो हमें ये तो डिपेंडेंट है और हमें इसमें जो है इसके जो बेसिस चाहिए उसमें एक ही फ्री वेरिएबल है एक्स, वाई उस पर डिपेंड है। तो बेसिस की कार्डिनलिटी 1 होगी। लेकिन स्पैनिंग सेट जो होता है उसमें एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मैंने फैन वाला एग्जांपल बताया था कि एक ब्लेड तो स्पैन करेगा ही, आपने 2 ब्लेड भी लगा दिया फैन में तो भी वो उतना ही कवर करेगा, और 3 ब्लेड लगा दे तो वो भी उतना ही कवर करेगा। यानी स्पैनिंग सेट में अगर आप एक्स्ट्रा वेक्टर जोड़ते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो स्पैनिंग सेट बोल रहा है तो 1, m इज सफिशियंट फॉर स्पैनिंग ऑफ दिस वेक्टर v, बट इसमें अगर एक्स्ट्रा वेक्टर या और ऐड करें तो वो भी स्पैन करेगा। ये ऑप्शन सही है। द सेट 1, m इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, इन एक ही वेक्टर इंडिपेंडेंट है ही। ओके। द सेट दिस इज ए लीनियर इंडिपेंडेंट, ये भी उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी अकेला है, इंडिपेंडेंट है। ओके। 0, 1 एंड 0, 2 इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट है। भाई नहीं है इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसमें आप 2 से गुणा करो तो मिल जाएगा 0, 2, तो डिपेंडेंट हो गए, तो ये गलत हो गया। 0, 1 इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, हाँ एक ही वेक्टर है तो इंडिपेंडेंट है ही। 0, 5 इज ए स्पैनिंग सेट फॉर W के लिए क्या चाहिए स्पैनिंग सेट बेसिस क्या होना चाहिए, x इज इक्वल टू 0, यानी कि आपका जो बेसिस होगा वो x पे 0 होगा, y पे 1 रख लो, कोई स्केलर रख लो, तो 0, 1 भी चलेगा, 0, 5 भी चलेगा, ये भी स्पैनिंग सेट है W का। सही है। ठीक है, स्पैनिंग करने के लिए आपको वहां पे 1 के यहाँ पर 5 रख लो, वो भी चलेगा। तो यहाँ पर एक्टिविटी 4.1 खत्म होता है। अब हम करेंगे एक्टिविटी 4.2 को। ओके, आइए एक्टिविटी 4.2 शुरू करते हैं। करें मैच द वेक्टर स्पेसेस विद द यूजुअल स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन इन M3x3 इन कॉलम A एंड देयर बेसिस इन कॉलम B। ओके, यहाँ से यहाँ मैच करना है। ओके, आइए करते हैं। ये देखिए है x y 0, 0 y 0, 0 x और x प्लस y मिलके 0 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर x है और यहाँ वाले x हैं 2 और ये 2 y हैं, यहाँ सब x और y मिलके 0 होना चाहिए। ऐसा कोई है वेक्टर, ऐसा कोई मैट्रिक्स दिख रहा है? यहाँ पर 0 दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो x और y मिलके 0 होना चाहिए, तो नहीं हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर देखिए x माइनस वाई है और y के यहाँ पर 1 है और x और y 0 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे y है, ओके। यहाँ पर x है, यहाँ पर y और x मिलके 0 हो रहा है और यहाँ भी x है, y और x मिलके 0 हो रहा है। तो इसका कॉम्बिनेशन तो इससे बन रहा है, हम पहली नज़र में इसको पकड़ लिए। अच्छा, और देखते हैं, दूसरे भी देखते हैं। इसमें कह रहा है ए 3x3 का मैट्रिक्स है, ए इज ए डायगोनल मैट्रिक्स एंड द सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज इज 0। तो डायगोनल कहाँ है और उसका सम 0 कहाँ पे? ये देखिए डायगोनल नहीं है, इसमें डायगोनल तो सारे 0 हो गए। हम्म यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे डायगोनल है -1 और 1 0 हो रहा है, यहाँ -1 और 1 मिलके 0 हो रहा है, तो यहाँ पर ये डायगोनल मैट्रिक्स है और इसके डायगोनल का सम 0 हो रहा है, तो इससे मैचिंग हो रही है। ये वाला देखें, यहाँ पर y x y सिर्फ कोने में ऊपर के 3 एलिमेंट हैं और x y 0 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कोना में x है और ये y y है, तो x y मिलके 0 हो रहे हैं, तो इससे इसकी मैचिंग हो गई। तो ऐसे देख करके हमने पकड़ लिया इसको। तो a का 2, b का 3, c का 1, ए का 2, बी का 3, सी का 1। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एस बी ए सबसेट ऑफ आर सच दैट स्पैन एस इज इक्वल टू आर टू द पावर 5, और टू द पावर 5 नहीं R5 है, ये मैं उसके डायमेंशन की बात कर रहा है। देन व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स पॉसिबल इन एस। ओके, तो स्पेन कर रहा है R5 को, एस हमारा स्पेन कर रहा है, तो मिनिमम इसमें 5 एलिमेंट चाहिए। स्पेनिंग सेट का मतलब क्या होता है आपको जो बता दूं मैं, कि जो डायमेंशन है, सपोज दैट 5 का है तो ये ऐसे कुछ होगा, एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड टी, ऐसे मान लेते हैं इसमें 5 एलिमेंट होंगे। तो स्पेनिंग करने के लिए जो चाहिए उसमें हमको जो बेसिस बनाते हैं, पहले एक को 1 रखेंगे, बाकी को 0 रख देंगे, 4 0 रख देंगे, ठीक है। दूसरा वेक्टर लिखेंगे, उसमें हम y को 1 रखेंगे, बाकी को 0 रखेंगे। ओके, तीसरे में हम z को 1 रखेंगे, बाकी को 0 रखेंगे, लाइक दैट। तो पर्पस क्या होता है कि हम जो हमारा वेक्टर स्पेस R5 है, इसके किसी भी एलिमेंट को हम कैच कर पाए इनकी मदद से। तो जब हम इसके कोई स्केलर मल्टीपल लेंगे, सपोज दैट हमें ये चाहिए 5 2 3 1 7, ये वेक्टर चाहिए, तो हम x वाले में जो एलिमेंट है उसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, y वाले में हम 2 का कर देंगे, z वाले में 3 का कर देंगे, इस तरह से करके हम 5 2 3 1 7 निकाल लेंगे। तो स्पैन का मतलब तो वही हुआ कि उस स्पेस की किसी भी एलिमेंट को हम पकड़ पाए। तो इसमें जो स्पैनिंग सेट होगा उसमें मिनिमम एलिमेंट तो 5 हमें चाहिए, 5 से ज़्यादा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, 5 तो चाहिए। ओके,
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों कि इफ S1 इज ए मैक्सिमल लीनियर इंडिपेंडेंट सेट एंड S2 इज ए मिनिमल स्पैनिंग सेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस V, then which of the following option are true? ओके, फॉर एनी V बिलोंग्स टू S1 जो कि है मैक्सिमम लीनियर इंडिपेंडेंट, उसमें से अगर हम V निकाल दें इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो जो इंडिपेंडेंट सेट है वो मैक्सिमम है, तो इंडिपेंडेंट है उसमें से एक वेक्टर निकाल देंगे तो वो भी इंडिपेंडेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई। जब सारा इंडिपेंडेंट उसमें से एक कम कर दो वो भी इंडिपेंडेंट होगा। अब कह रहे S2 में है V और S2 में से V निकाल दें तो स्पैन करेगा। V हमारा है S2 क्या है, मिनिमम स्पैनिंग सेट है। मिनिमम स्पैनिंग सेट का मतलब उतना तो स्पैन के लिए चाहिए ही चाहिए। अब उसमें से V निकाल दोगे तो कहाँ करेगा वो स्पैन, उतना तो मिनिमम स्पैनिंग है। ओके, एंड V बिलोंग टू वेक्टर V। अच्छा, वेक्टर में से हमने S1 निकाल दिया, S1 हमने पूरे वेक्टर स्पेस में से S1 को माइनस कर दिया, फिर S1 में हमने यूनियन लिया एक वेक्टर V का, इज ए लीनियरली डिपेंडेंट, तो S1 हमारा मैक्सिमम इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और उसमें हम कोई भी वेक्टर मिला देंगे तो डिपेंडेंट हो जाएगा, ये पॉइंट सही है। और V है S2 को हमने V से यूनियन कर दिया, ये स्पैनिंग सेट। अब यहाँ S2 हमारा मिनिमम स्पैनिंग सेट है, तो उसमें हम कोई वेक्टर मिला भी दे तो वो भी स्पैन करेगा, स्पैनिंग सेट होगा ही, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं दोस्तों। ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग सबसेट R2 विद यूजुअल एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन R2। ओके, V1 में हमारा x, 0 है, V2 में हमारा 0, y है। x, 0 का मतलब ये हमारा हो गया x एक्सिस, और y का 0, y का हो गया ये y एक्सिस। ओके, पहला कह रहा है बोथ V1 एंड V2 आर सब स्पेसेस ऑफ R2। हाँ, V1 भी सब स्पेस है R2 का, V2 भी सब स्पेस है R2 का, R2 का सब स्पेस है, ठीक है। V1 इंटरसेक्शन V2 इज सब स्पेस ऑफ R2। इंटरसेक्शन क्या होगा दोनों का, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों का इंटरसेक्शन जो होता है वो ओरिजिन पे होता है 0, 0 पे। तो 0, 0 जो होगा सब स्पेस है R2 का, ठीक है। करे V1 यूनियन V2 इज सब स्पेस ऑफ R2। V1 यूनियन V2 जो हो गया दोस्तों, ये हो गया कि x एक्सिस प्लस y एक्सिस एक्सेप्ट 0, 0, उसके बारे में इंटरसेक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। तो R2 में ऐसा कोई पॉइंट नहीं आता जो x एक्सिस पे भी हो, y एक्सिस पे भी हो। एक बड़ा कंट्रोडिक्शन टाइप हो गया, इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है इसका क्या मतलब हुआ, बट इसमें आप ये समझिए कि V1 यूनियन V2 कहने का मतलब कि ऐसी चीज जो V1 में भी हो V2 में भी साथ साथ में। तो ऐसा कोई पॉइंट R2 में नहीं होगा जो x एक्सिस पर भी हो, y एक्सिस पर। कोई एक पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में मतलब इवन हम ये कह सकते हैं कि इसका यूनियन पॉसिबल भी नहीं है। यूनियन ये मतलब हो गया V1 प्लस V2 हो गया, ये होता है ना, वो दो सेट होते हैं V1 एंड V2, दोनों कहीं मिलते नहीं है, तो इसका यूनियन क्या हो गया, यूनियन मतलब ये प्लस ये हो गया, तो ये प्लस ये मिलके वो R2 का नहीं होता है, ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं है यूनियन। ठीक है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा R2 में जो एक साथ x एक्सिस पे भी हो, y एक्सिस पे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक्सेप्ट एक ही पॉइंट होगा 0, 0 जो कि इंटरसेक्शन होगा दोनों का, तो ये पॉइंट सही नहीं है। फिर कह रहे V1 इज ए सब स्पेस ऑफ R2 बट V2 इज नॉट, दोनों सब स्पेस हैं, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। 1, 0 इज ए बेसिस ऑफ V1। हाँ, x, 0 चाहिए हमें, तो 1, 0 बेसिस हो जाएगा। आप इसमें किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके x निकालो, y x, 0 a, 0 5, 0 1000, 0 कुछ भी निकाल लो। इसी तरीके से इसमें भी 0, 1 जो है बेसिस है, इसमें आप कुछ भी स्केलर मल्टीप्लाई करके V2 को आप निकाल सकते हो, y एक्सिस की वैल्यू निकाल सकते हो, y एक्सिस को एक्सप्लोर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, लगभग सेम जैसा क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग सबसेट R2 विद यूजुअल एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ x, 0 है V1 और V2 2x, 0 लगभग एक ही जैसा है, इसका डबल कर दिया, इसका स्केलर मल्टीपल है एक्चुअली V2। करे बोथ V1 एंड V2 आर सब स्पेस ऑफ R2। हाँ है, V1 इंटरसेक्शन V2 इज सब स्पेस ऑफ R2। V1 इंटरसेक्शन V2 क्या होगा, इंटरसेक्शन यही होगा, x, 0 होगा इंटरसेक्शन, मतलब पूरा x एक्सिस, तो ये है सब स्पेस ऑफ R2। अब इनकी यूनियन की हम बात कर सकते हैं क्योंकि ये एक ही एक्सिस पर है, x एक्सिस पर, तो यहाँ पर इनका यूनियन चलेगा। V1 यूनियन V2 जो है वो भी R2 का पूरा एक्सिस बात हो गया। तो फिर कह रहा है कि V1 इज ए सब स्पेस ऑफ R2 बट V2 इज नॉट, गलत बात है, दोनों एक ही चीज है, स्केलर मल्टीपल है, V2 ये भी गलत हो गया। 1, 0 इज ए बेसिस ऑफ V1, सही है, 1, 0 बेसिस ऑफ V2, ये भी सही है, जस्ट स्केलर मल्टीपल है तो एक ही बेसिस होगा दोनों का, सही है ऑप्शंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, लेट V बी ए वेक्टर स्पेस विच इज डिफाइंड एज फॉलोज। ओके,
एक्स वाई जेड डब्ल्यू है, एक्स प्लस जेड है इज इक्वल टू वाई प्लस डब्ल्यू है। ओके, विद यूजुअल एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट फॉर्म्स ए बेसिस ऑफ वी। तो पहले हम बेसिस से पहले हम तो ये चेक कर लें किसमें एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू वाई प्लस डब्ल्यू हो रहा है। देखिए यहाँ पर एक्स प्लस जेड जो है वाई प्लस डब्ल्यू नहीं हो रहा है, यानी कि ये तो गलत हो गया। यहाँ पर देखिए एक्स प्लस जेड एंड वाई प्लस डब्ल्यू हो रहा है, एक्स प्लस जेड और वाई प्लस डब्ल्यू नहीं हो रहा है, यहाँ -1 यहाँ पर 1 हो रहा है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर देखिए एक्स प्लस जेड 0 हो रहा है, वाई प्लस जेड 0 हो रहा है, 1 हो रहा है, 1 हो रहा है, एक्स प्लस जेड वाई प्लस डब्ल्यू हो रहा है। और यहाँ पर देखिए एक्स प्लस जेड वाई प्लस डब्ल्यू, एक्स प्लस जेड वाई प्लस डब्ल्यू, एक्स प्लस जेड 0 हो गया, वाई प्लस डब्ल्यू भी 0 हो गया। तो ये दोनों सफिशियंट है, फॉलो कर रहे हैं। अब हम देखेंगे विद यूजुअल एक्सपेरिमेंट विच आर द फॉलोइंग इज ए सेट फॉर्म से बेसिस ऑफ पी। ओके, तो इसका बेसिस होना चाहिए क्या होगा। तो बेसिस में हम इसमें देखेंगे कि कितने एलिमेंट होंगे इसमें, बेसिस में मिनिमम मैक्सिमम कितने इंडिपेंडेंट सेट हैं, कितना होना चाहिए। देखिए एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू वाई प्लस डब्ल्यू है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू वाई प्लस डब्ल्यू एंड माइनस जेड। मतलब हमारा x जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और इनडिपेंडेंट वेरिएबल y w और z हो गए। ये तीनों किसी पर डिपेंड नहीं करते, लेकिन ये तीनों मिल जाए तो हम x को निकाल सकते हैं। तो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हो गए 3 हो गए, तो हमें कम मैक्सिमम या मिनिमम नंबर चाहिए 3 स्पैनिंग के लिए। तो 3 वेक्टर के हैं ये दोनों, फुलफिल भी करते हैं। अब हमें ये चेक करना होगा क्या ये तीनों वेक्टर इंडिपेंडेंट हैं। तो आप रो एचलॉन फॉर्म से चेक कर सकते हो, और मैं ऐसे ही नॉर्मली चेक कर पा रहा हूँ कि ये इसमें ये दोनों एलिमेंट हैं, इसमें ये दोनों एलिमेंट है और इसके फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट है। तो ये किसी तरीके से मिल करके एक को जीरो नहीं कर पाएंगे, ये दो वेक्टर मिलके एक तीसरा नहीं बना पाएंगे, तो ये तीनों इंडिपेंडेंट है। तो ये होगा, यहाँ पे भी ये दो हैं, ये दो हैं और ये दो हैं, इस तरीके से हैं। आप इसको ऐसे कर सकते हो, मैं एक करके दिखा देता हूँ। 1 1 0 0 0 1 1 0 0 -1 0 1। आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इस पे लगाओ, रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करो। चलो इसको हम ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0, R2 और R3 को हमने ऐड कर दिया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, 0 और 1 हो गया। तो अब देखिए इसमें हमें फर्स्ट लीडिंग एंट्री मिल गई, इसमें 1 मिल गई, इसमें 1 मिल गई और इसमें भी 1 मिल गई, तो हमें 3 एंट्री मिल गई। तो इसमें 3 एलिमेंट होंगे, क्लियर, तो इंडिपेंडेंट हो गए सब। इसी तरह दोनों को चेक कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन सही होंगे। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स फॉर्म ए बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ 2 × 2 लोअर ट्रायंगुलर रियल मैट्रिसेस विद यूजुअल मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। लोअर ट्रायंगुलर चाहिए हमें, कौन फॉर्म कर रहा है। पहला में देखें, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, 3 1 मिल रहे हैं, लोअर में मिल रहे हैं, तो ये होंगे लोअर ट्रायंगुलर के बेसिस। इसमें क्या हो रहा है, ये 1 1 है, ये 1 1 है, ये 1 1 है, 3 तो हमें चाहिए, लेकिन अब ये तीनों इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं, ये चेक करने के लिए आपको ये देखना होगा किसी एक से कोई दूसरा आप निकाल सकते हैं। जैसे ये 1 1 है, ये 1 1 है, तो अगर आप इसको माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ -1 आ जाएगा। ये तीनों इंडिपेंडेंट है। ओके, तो वही पूछ रहा है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं। अपर ये वाला पॉइंट सब में 0 है, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बेसिस हैं, ये तीनों इंडिपेंडेंट है। ओके, तो ये भी सही है। यहाँ पर ये नहीं फॉलो कर रहा है, यहाँ पर इस एलिमेंट 0 हो रहे हैं, तो ये तो है ही नहीं देखने से। यहाँ पर -1 -1 एंड 1 तीन एलिमेंट हैं अलग अलग, तीनों इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं, दिखने से मैट्रिसेस देखने से लग रहे हैं, और 3 हमें चाहिए, तो ये भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को फॉर्म करेगा मिल करके। ओके, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 8 पे। ओके, ये क्या कह रहा है कि इफ S इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इन वेक्टर स्पेस V, और वहाँ पर है एक्स वाई है और y इज इक्वल टू 2x है, वेयर x और y है रियल नंबर, देन यूजुअल एडिशन ऑफ R2, देन फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल कार्डिनलिटी ऑफ S। S जो है इंडिपेंडेंट सेट है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दो इसमें वेरिएबल हैं x एंड y, और y जो है x पे डिपेंडेंट है, तो फ्री वेरिएबल x है। तो मैक्सिमम इंडिपेंडेंट बनाने के लिए इसमें जो है एक ही एलिमेंट चाहिए हमें, दो नहीं चाहिए, दूसरा उस पर डिपेंड करता है। तो वही पूछ रहा है कार्डिनलिटी ऑफ एस क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो इसकी कार्डिनलिटी 1 होगी, इंडिपेंडेंट की, दूसरा वेक्टर आते ही डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही चाहिए इसमें।
इससे आप निकाल सकते हैं। वाई जो आपका डिपेंड है एक्स पे, तो इसकी कार्डिनलिटी 1 ही होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि v1 v2 v3 फॉर्म्स ए बेसिस ऑफ r3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रू। अच्छा, v1 v2 एंड v1 प्लस v3 फॉर्म्स ए बेसिस ऑफ r3, हम रो ऑपरेशन में करते हैं ना, जो तीन वेक्टर हैं हम तीनों में से रो वाइज उनको ऐड करते हैं, तो v1 v2 एंड v3 हम लिखेंगे, तो v1 प्लस v3 कर दिया तो सही है, ये भी r3 का बेसिस होगा, चलेगा। v1 v1 प्लस v2 एंड v1 प्लस v3 ये भी r3 का बेसिस होगा। ये सब रो एचलॉन फॉर्म में करते हैं, एक दूसरे रो को ऐड करते हैं, इसको हम रो में लिख के कर सकते हैं v1 प्लस v2 एंड v1 माइनस v3, ये भी हमारा r3 का बेसिस होगा। v1 माइनस v2 एंड v1 माइनस v3, यहाँ पर भी देखिए v2 है, यहाँ पर v3 है, तो अलग अलग है सब, तो ये भी चलेगा। ये भी इसका बेसिस है, फॉर्म करेगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट करा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ट्रू। एनी any minimal spanning set of vector space V must be a basis of V। अगर मिनिमल स्पैनिंग सेट है, उससे कम होने पर स्पैन नहीं कर रहा है, मतलब मिनिमम स्पैनिंग सेट है, तो वो बेसिस होगा। सही है, इसके लिए चाहिए मिनिमम स्पैनिंग एंड मैक्सिमम इंडिपेंडेंट, यही दो कंडीशन होते हैं बेसिस के लिए। एनी मैक्सिमल स्पैनिंग सेट ऑफ वेक्टर स्पेस गलत हो जाता है। एनी मिनिमम लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर स्पेस V मस्ट बी ए बेसिस, नहीं, मिनिमम लीनियर इंडिपेंडेंट सेट नहीं, मैक्सिमम लीनियर इंडिपेंडेंट सेट होता है बेसिस के लिए, तो ये ऑप्शन गलत होता है और ये ऑप्शन सही होता है। द बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज यूनिक, नहीं यूनिक नहीं होता है, बहुत तरह के बेसिस हो सकते हैं, कि कोई भी बेसिस हो सकता है, बेसिस बहुत सारा हो सकते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन कार्डिनलिटी सेम होगी बेसिस की। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बेसिस ऑफ R3 इज 3। हाँ, R3 में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे बेसिस होगा वो 3 होगा, क्योंकि साइज इसका 3 है तो 3 होंगे। कैसे होंगे वो भी आपको बता दूं, 1,0,0 होगा, दूसरा होगा 0,0,1, ये तीसरा हो गया, दूसरा होगा 0,1,0, ये तीन होंगे। ठीक है, बेसिस, इससे हम R3 के किसी भी एलिमेंट को निकाल सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट सही हो गया। फिर कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस ऑफ M3 क्रॉस 3 इज 3। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बेसिस ऑफ M3 क्रॉस 3 इज 3। नहीं नहीं नहीं, मैट्रिक्स की बात कर रहा है, तो मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 में कितने एलिमेंट होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट होते हैं, तो इसकी जब बेसिस बनाएंगे तो अलग अलग मैट्रिसेस बनेंगी, और एक में एक 1 होगा बाकी 0 होंगे, दूसरे में ये वाला पार्ट्स 1 होगा बाकी 0 होंगे, तो इस तरीके से तो इसका जो बेसिस होगा उसमें 9 एलिमेंट होंगे, ना कि 3 एलिमेंट होंगे। ये ऑप्शन गलत होता है मैट्रिक्स के लिए। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस ऑफ R3। हाँ, R3 के बेसिस तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, उसकी कार्डिनलिटी 3 होगी, तो ये पॉइंट सही है। एनी सबसेट ऑफ ए मिनिमल स्पैनिंग सेट ऑफ V कैन नॉट बी स्पैनिंग सेट। हाँ, मिनिमम स्पैनिंग सेट है, मतलब उसका जो सबसेट हम लेंगे उससे छोटा लेंगे, तो उसमें से कोई चीज निकाल के लेंगे तो वो स्पैन नहीं करेगा, कैन नॉट बी स्पैनिंग सेट, सही है। वो मिनिमम स्पैनिंग सेट है, तो उसका कोई सबसेट लेंगे, उसका कोई छोटा पार्ट लेंगे तो स्पैन नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमने 2 एक्टिविटी कवर कर ली। अब मेरे पास टाइम नहीं है, तो 2 एक्टिविटी को मैं आज रात में या कल कवर करके अपलोड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और अपने कमेंट्स विचार में रखिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ओके।